हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स फॉर योर 2024 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो लगातार आईसीएसई ने पिछले कुछ सालों से क्या मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ये, और इनको अगर आप पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि डेफिनेटली यू स्कोर मोर देन 70 मार्क्स। 70 मार्क्स तो आ जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी चलिए मार्क्स पे नहीं जाते हैं, अभी ज़रा टॉपिक्स पर आते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम देखेंगे, अगर हम शुरू करते हैं शुरू के चैप्टर से या फिर शुरू करते हैं लास्ट के चैप्टर से, तो सबसे पहले लास्ट का चैप्टर है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें, पूरा देखिएगा भाई वीडियो, है ना, जाइएगा नहीं कि भाई चलो ठीक है, भले ही 2x पर देख लीजिए लेकिन देखिएगा पूरा। चलिए यहाँ पर, तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आप जो अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में जैसे उसकी आयनाइजिंग पावर, इनका जो डिफरेंस है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाना है 1 या 2 मार्क्स में, है ना। जैसे अल्फ़ा, अगर हम कभी बीटा को निकालते हैं तो बीटा निकालने के बाद वो क्या रह जाता है, उसको क्या नाम देते हैं। तो बीटा जब हम निकालते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वहाँ पर वो हो जाते हैं दोनों पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बन जाते हैं भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बीटा पार्टिकल को एमिट कर दिया। अब जब हम बीटा पार्टिकल को एमिट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा Z+1। तो ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई और ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियाई। इट मीन्स पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, आइसोबार्स हो गया। क्या हो गया भाई, आइसोबार। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड आता ही आता है, आपसे बोल देगा कि बताइए, यहाँ से हमने अल्फ़ा एमिट किया, ठीक है, यहाँ से हमने अल्फ़ा एमिट किया, बीटा एमिट किया, अल्फ़ा एमिट किया और बीटा एमिशन किया है। चलिए बताइए यहाँ पर कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसका क्या होगा। ठीक है, मतलब कि डॉटर न्यूक्लियाई क्या बनेगी। तो सिंपल सी बात है, इस बात को, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि जब अल्फा एमिशन होता है तो मास नंबर में 4 का डिडक्शन होता है और एटॉमिक नंबर में 2 का डिडक्शन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। चलिए खैर, तो रिएक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन आना है। दूसरी बात है जैसे आयनाइजेशन, और अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन जो होता है ना, इनकी आयनाइजेशन हो गई, पेनिट्रेटिंग पावर हो गई, बायोलॉजिकल डैमेज हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाना है। फिर से ध्यान रखिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से क्या बात आपने पढ़ ली है या क्या बात आपकी रह गई है। अगर हम आपसे बोलें बैकग्राउंड रेडिएशन हो गया, है ना, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गया। अब जैसे एक हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, और एक हो गया रेडियो आइसोटोप। ध्यान से देखिएगा इन दोनों बातों को बहुत ही, जैसे कि अगर हम बोलें कार्बन जो है, कार्बन क्या होता है, रेडियो आइसोटोप होता है 6C14, है ना। अब अगर हम आपसे एक बात बोलें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, तो सिंपल सी बात बोलेंगे आप लोग, जब यहाँ पर, ठीक है, 82 से जितने भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होंगे तो वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे, है ना। ये आपका कहना है, तो सिंपल सी बात ये सही है। और एक चीज़ और भी होती है, जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो तब ऐसा एलिमेंट क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। और हम फिर से आपसे बोलेंगे कि किताब को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी ये सब बातें ढूंढ लीजिएगा किताब में कहाँ पर है, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चले गए। अच्छा देखिए, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन से हो सकता है डेफिनेशन आपसे ना पूछे, लेकिन इस पर बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर। अच्छा, जैसे कि अगर हम बोले अल्फ़ा बीटा गामा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। एक बात और भी ध्यान रखिए, कभी भी आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, मान लेते हैं यस और नो करके जो क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क्स के, तो पूछ लेगा क्या अल्फ़ा और बीटा कभी एक साथ एमिट हो सकते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसका रीज़न सिर्फ एक है, रीज़न ये है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है और बीटा पार्टिकल होता है, ये बोथ जो है अपोजिट चार्ज के होते हैं, तो ये कभी भी एक साथ एमिट नहीं हो सकते। अल्फ़ा गामा हो सकता है, बीटा गामा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, डिफ्लेक्शन के बारे में पूछ लेता है कि अल्फ़ा पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा, तो अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे अल्फ़ा पार्टिकल अगर एमिट हुआ तो ये किधर होगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और बीटा पार्टिकल जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ही जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और अल्फ़ा पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। आई होप हमारी सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे।
हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी भी बोल रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है भाई, है ना। अच्छा एक बात और भी ध्यान से देखिएगा, है ना, ये तो हो गया। अब डिफ्लेक्शन बीटा का ज़्यादा होता है रेदर देन अल्फ़ा, तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, तो बस आपको बोल देना है द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बीटा, सो दैट्स व्हाई डिफ्लेक्टेड मोर देन द अल्फा पार्टिकल। और गामा की बात करें तो ये तो जो है सीधे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये चार्जलेस होता है, मासलेस होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए अच्छा, ये सब बातें हो गई। और एक चीज़ हम आपको और भी बता दें, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न इस बार ऐड हो गया है, तो उससे भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। हम आपको बहुत शॉर्ट समरी अगर दें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की, तो सिंपल सी बात समझिए, आइंस्टीन का यहाँ पर जो एक बात ध्यान से रखिएगा, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, है ना, वो कौन सी दी थी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। आइंस्टीन की इस इक्वेशन से पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से काफ़ी मतलब कि समझ रहे हैं ना, इसको काफ़ी ग्रोथ मिली, और यहाँ पर इस इक्वेशन ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। खैर इन सब बातों का समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बात को हम कह रहे हैं आपसे कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से रिलेटेड डेफिनेटली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे रिलेटेड अगर पूछेगा ICSE तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नया इंक्लूड हुआ है, या बेसिक्स एंड न्यूमेरिकल या कुछ भी मतलब पूछ सकता है। 1 AMU में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिए, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। क्लियर? अच्छा देखिएगा ध्यान से कि जब भी यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, तो वहाँ पे दो प्रोसेसेस होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन होता है और एक फ्यूज़न होता है। तो अगर हम फिजन की बात करेंगे तो फिजन में क्या होता है, आप लोग बहुत ही सरल शब्दों में समझिए। फिजन में, है ना, फिजन में नॉर्मली क्या हो रहा है, एक चीज़ टूट रही है, दो पार्ट्स में जो है ना, दो पार्ट्स में वो क्या हो रही है, टूट रही है। जैसे कि यूरेनियम जो है हमारा क्या होता है, यूरेनियम हमारा बेरियम और क्रिप्टन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अच्छा यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टन में टूटने के बाद यहाँ पर इससे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए, है ना। और फिर वो अगले ये 3 यूरेनियम से क्या होता है, टकराता है। अब यहीं पर ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये जो यहाँ पर फिजन हो रहा है, इस दरमियान में क्या हो रहा होगा, कुछ मास का लॉस हो रहा होगा, या मास कुछ गेन हो रहा, मास लॉस हो रहा होगा। इट मीन मास किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजन के दो फाइन एग्जांपल्स हैं। एक फिजन में यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है कंट्रोल्ड फिजन और एक होता है अनकंट्रोल्ड फिजन। क्लियर? तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें कंट्रोल फिजन की बात करें, तो यहाँ पर वहाँ पर अपना बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बनता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। उसका एक फाइन एग्जांपल है, एग्जाम में पूछ सकता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर। और अगर हम बात करें यहाँ पर अनकंट्रोल की, तो यहाँ पर एटम बॉम्ब है। क्लियर? एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है एटम बॉम्ब। चलिए अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की। तो फ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर, जैसे कि अगर आप बात करें फ्यूज़न, तो फ्यूज़न जैसे मान लेते हैं दो हीलियम एटम फ्यूज़ किए और उन्होंने जो है कुछ मास को लॉस किया और यहाँ पर क्या कर दिया, एक नया प्रोड्यूस कर दिया हीलियम एटम, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो मास का लॉस हुआ है वो किस में चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम सन की बात करें तो सन अभी तक, अब मान लेते हैं सन है, आपके दिमाग में आता होगा कभी ना कभी कि सन हमारा इतना गर्म क्यों है, तो रीज़न यही है क्योंकि सन में लगातार न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। क्लियर? हीलियम आपस में फ्यूज़ होते जा रहे हैं और वो एनर्जी को रिलीज़ करते जा रहे हैं। ये लगातार हो रहा है, बहुत बड़े मात्रा में हो रहा है। इस वजह से हमारे सन का टेम्परेचर जैसे का तैसा है, नहीं तो हमारा सन भी एक दिन ठंडा पड़ जाता, जरूर पड़ता भाई हमारा सन, कहीं ना कहीं से तो ये प्रोसेस हो रही होगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, जैसे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है। न्यूक्लियर फ्यूज़न कभी भी मान लेते हैं कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बहुत लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर को रेज कर देंगे, जिससे क्या होगा, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा, हमने बहुत तेज़ी से समझाया है, और अगर आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम और सारे वीडियोज़ बनाएंगे। लेकिन ये चैप्टर आपका हो गया है फिनिश। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर में रिएक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही आना है एट लास्ट में। एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे एट लास्ट में हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है।
अभी हम प्रैक्टिस भी आपको करा देंगे, बट पहले हम आपको बहुत ही मोस्ट IMP पूरा बुक का बता दें क्या मोस्ट IMP है, ठीक है, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। ऐसे छोटी तो नहीं होने वाली वीडियो, चलिए खैर ये सब भी मैं ही सोचूंगा तो आप लोग क्या सोचेंगे। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है आएगा, फिर एक जो है आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछेगा, है ना, और हल्का सा आप सैम्पल पेपर को अनुसरण करते रहिएगा। सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है, उसके इर्द गिर्द की बातें पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपको वो क्वेश्चंस करा पाएँ जो आपके आने वाले 4 तारीख को आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई इंसान इतना डेफिनेटली बोलता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा ही होता है। चलिए, अच्छा, अगला चैप्टर हमारा हीट है। क्या है भाई? हीट। तो अगर हम हीट की बात करें तो हीट में सबसे पहले अगर आपको बेसिक सी नॉलेज, अगर मतलब आप कहें कि हीट बहुत टफ है, इजी है, इस सब कंक्लूजन पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, है ना, या हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसी को थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होता है या फिर इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। हम लोग एकदम से कंक्लूजन पे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? लास्ट ईयर यहाँ पर लेटेंट हीट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, थ्योरेटिकल बेस्ड था, MCQ बेस्ड, है ना। सेम जो है लेटेंट हीट, यहाँ पर लेटेंट हीट भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट होती क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट सिंपल सा है कि जब हम किसी यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज कर दें किसी गिवन हीट के द्वारा तो उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्लियर? वहीं अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो द अमाउंट ऑफ हीट जो सराउंडिंग से ले रही है, जहाँ से भी ले रही है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट है जो विच टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर को चेंज किए ये क्या कर देता है? सब कुछ कर देता है। Q इज इक्वल टू ML हो गया। L जो होती है हमारी लेटेंट हीट होती है, L इज इक्वल टू Q अपॉन M हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मतलब 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो लेटेंट हीट होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंफ्यूज मत होना, ये मास बोल रहा हूँ, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल हमारा किस तरह का है ना। मटेरियल किस पर बोलेंगे? मटेरियल पर बोलेंगे, है ना। कुछ लोग ने जो है मास पर बोल दिया और मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए खैर, अभी क्वेश्चन आएंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे, बट अभी बता दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, हीट से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हम मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो अगले वीडियो में करा देंगे। पहले हम आपको सारी बातें बता दें जिससे कि आपको समझ आ जाए कि हम आपको एक जेन्युइन चीज़ें बता रहे हैं जो आपको सुननी चाहिए। हमें लगता है सबको बतानी भी चाहिए, अपने मित्रों को नहीं बताना चाहते हैं तब भी बताइएगा जिससे कि हमारा फ़ायदा हो। नहीं, आप लोग अपना फ़ायदा करिए। चलिए, अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या बात कर रहे थे, अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है, घिसा पिटा क्वेश्चन है कि बताओ हम लोग वाटर को कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो भैया उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, इस वजह से हम लोग उसको कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो आपसे लगातार क्वेश्चन में पूछता रहता है कहीं ना कहीं। अब जैसे हीट कैपेसिटी है तो उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, MC होता है, एक और फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का, Q अपॉन डेल्टा T होता है। आई थिंक पता है हम क्या करते हैं ना, एग्जाम के दिनों में फॉर्मूले सब भूल ही जाते हैं एकदम से, और कुछ लोग तो इतना अंडर प्रेशर हो जाते हैं, पता नहीं किस बात का प्रेशर है। आप लोग को होना नहीं चाहिए वैसे, हमें लगता है कि न्यूमेरिकल्स देखते ही उनको भागना होता है, मतलब अब कोई बोल दे हीट का बहुत टफ है, कितना टफ है, कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो कर लो ना। बता रहे हैं कुछ गिने चुने 5-7 न्यूमेरिकल लगा लो, इसमें आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, ये वाली जो बुक है ना, कौन सी बुक है ये? अरिहंत की है। खैर खरीदिएगा नहीं आप, अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे और आप लोग जो है ये बुक ले लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए किसी ना किसी तरीके से ये बुक प्रोवाइड कर देंगे। इसके जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा आप कितने हद तक ICSE सेम कर रहा है क्वेश्चंस, है ना, और मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वैसे, हमें लगता है आप लोग को। चलिए खैर, हाँ, कहाँ पे था मैं?
कहाँ पे था भाई, क्या बता रहा था, हाँ लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट। तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बेसिक नॉलेज होने के बाद आप लोग क्या करिएगा, होगी ही और है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हीट लॉस्ट और हीट गेन पर डायरेक्ट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, है ना, किसी ने लॉस करी किसी ने गेन कर ली, इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हमने एक दो न्यूमेरिकल्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराई हैं, लिंक दे देंगे आपको, बाकी हम अभी भी कोशिश करेंगे कराने की। जैसे मान लेते हैं इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है ना, इसकी टेम्परेचर कुछ और है, इसकी टेम्परेचर कुछ और है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इसकी टेम्परेचर T बन रही है, इस तरह के क्वेश्चन, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कुछ और है, वाटर है ये, और ये मान लेते हैं आइस है, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आइस नहीं बोल देते, आयरन बोल देते हैं, ठीक है, आयरन कुछ और है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आना डेफिनेटली आते हैं, और इस बार भी आपसे सैम्पल पेपर में पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, पिछली बार भी आपके एग्जाम और सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए खैर काफ़ी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा अब देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा हर बार, ठीक है। ये जो है आपका लेटेंट हीट से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ग्राफ कभी ऐसे डाउन वाला आएगा ग्राफ, है ना, और कभी जो है अपवर्ड वाला ग्राफ आता है। तो थोड़ा सा ग्राफ को अगर आप डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे हल्का सा 5-10 मिनट, तो हमें लगता है जैसे यहाँ पे था, इसको कंडेंस कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको सॉलिडिफाई कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ दिए गए थे, हम आपको बस एक मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के दरमियान में, अभी आपके पास 2 दिन का गैप है, कुछ छोड़े ना, कर लें पूरा। और हम कोशिश करेंगे आपको मैक्स टू मैक्स सारी चीज़ें कराने की, और जितनी चीज़ें हो सके, ठीक है। तो हीट से इतना ही है, 10 मार्क्स की हीट आएगी, अब बहुत ज़्यादा हीट को नहीं करते, नहीं तो आप लोग हीट हो जाएंगे, हीट अप, है ना। चलिए खैर मजाक था, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर क्या है, देखिएगा ज़रा, मॉडर्न फिजिक्स हट जाओ भाई, इलेक्ट्रिसिटी आ जाओ भाई, है ना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, ठीक है। देखो जरा इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपसे डेफिनेटली बोल रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक वायर है जिसको हमने खींच खांच दिया है। अच्छा वायर को खींचना होता है, कई बार वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वायर को जब स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया हो जाएगा। लेंथ अगर 12 हुई है, अगर स्ट्रेच करके किया है वायर को, है ना, ध्यान से रखिएगा। ये इसकी लेंथ L है, उसका एरिया A है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और इसमें फॉर्मूला जो लगता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगता है। तो मान लेते हैं पहले वाले वायर को A ले लेते हैं, दूसरे वाले वायर को V ले लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस ये दिया गया है दूसरे वाले वायर का, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का क्या रेजिस्टेंस होगा, और पता है पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस भी कई बार गिवन दे दिया जाता है, तो दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा पता है 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 2 में, है ना, सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रिसिटी था। तो क्वेश्चन में पता क्या किया गया, वायर को 3 टाइम्स कर दिया गया, समझना मेरी बात को। 2 टाइम्स किया तो A/2 हो गया, 3 टाइम्स किया, बच्चे क्या कर रहे हैं, A/2 करके आ रहा है, ठीक है, गलती करके आ रहा है एग्जाम में ये वाली। तो भैया ये गलती जो है बहुत गंदी होती है। अगर इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर एरिया भी 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ बच्चों ने करी थी, मतलब सबकी बात नहीं कर रहे, है ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम था, जहाँ तक हमको याद है ना, नहीं हमको सही याद है। और जो आंसर निकला था भाई, आंसर हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको आंसर भी याद कर लिया, नहीं भाई आंसर भी याद कर लिया, ठीक है। वो आया था 18 ओम। अब कैसे आया था आप लोग डिसाइड करिए, हम अपने आगे बताएंगे, है ना। और थोड़ा कमेंट वमेंट करिए, जो है हमको मजबूर करिए वीडियो बनाने के लिए, है ना। आपके लिए मतलब बहुत वैल्यूएबल है ये वीडियो, आप लोग समझिए इस बात को, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और हम पूरा एफर्ट लगा करके, जितना भी हमको जो भी है एक्सपीरियंस है, नहीं है, ठीक है, सब कुछ लगा करके आप लोग के लिए ये हम आपको दे रहे हैं। अब जैसे एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। हम आपको ये बुक का PDF देंगे, आप इसे देख लीजिएगा, है ना। और तो आप लोग को भी पता है भाई ये सब बातें। तो अब देखिए जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जो शायद लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर में भी आया था, है ना। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके जो है क्वेश्चन दे देता है इस तरीके का।
इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना, और ये जो है हल्का सा मैनिपुलेट करके ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है ना, ये 4 वोल्ट है, ये कितना है 0.4 ओम, और ये है यहाँ पर इस तरीके से। तो हमसे पता है क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमसे बोला है पहले तो इसका टोटल रेजिस्टेंस बता दो, है ना, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बता दो। दूसरे में हमसे पता क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताओ 3 ओम से कितना करंट फ्लो होगा। तो बेटा ये बात जो है, इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है ना। एक वीडियो का लिंक है, हम इनके नीचे सारे वीडियो के लिंक दे देंगे। जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी हम कर लेंगे, और जितनी हो सके उतनी आप कर लो, बाकी फिर 80 में 80 आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो 80 में 80 सोचिए नंबर के बारे में और मेहनत के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छा, खैर ये सब तो मजाक का विषय था। ये हो गया ना, इस तरह का सर्किट बेस्ड डायग्राम आपसे पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप इस बात से वो मत होइएगा, ये क्वेश्चन पूछना आना ही आना है। और देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने दिमाग में ये बात मत रखिए कि एग्जाम में हम ये चीज़ छोड़ देंगे, और अगर आप ये बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ नहीं आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अभी बहुत टाइम है, और हम डेफिनेटली जो है एक दिन के अंदर ही, इतना बड़ा कुछ नहीं है आप लोग का सिलेबस, ठीक है, बहुत ईजी है और बहुत आसानी से, है ना, चीज़ें बहुत मतलब बहुत बड़े स्तर पे नहीं पूछता है, इसी वजह से हो जाएगा। अब जैसे कलर कोड आपसे पूछेगा, कलर कोड है ना, कलर की स्पेलिंग सही है, कलर कोड जैसे न्यू कन्वेक्शन ओल्ड कन्वेक्शन क्या है। अब जैसे फ्यूज़ में यहाँ पर आपसे पूछ लेता है, फ्यूज़ की स्पेलिंग सही है, फ्यूज़ में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्यूज़ का क्या यूज़ होता है, या फ्यूज़ किससे बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और एक चीज़ और भी है कि जैसे अगर फ्यूज़ ना हो घरों में तो क्या हमारा लॉस हो सकता है। इनफैक्ट अब तो फ्यूज़ को रिप्लेस करके एमसीवीज़ आ चुके हैं, तो एमसीवी में कितना टाइम लेता है एमसीवी डाउन होने में, तो लगभग 0.10 सेकेंड, है ना, 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड लेता है एमसीबी डाउन होने में। तो खैर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नई टेक्नोलॉजी है हम लोग की, काफ़ी दिनों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये होता ही इसीलिए है कि हमारे घर के अप्लाइंसेस बचाए जा सकें इन सब चीज़ों से। अब जैसे घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, सीरीज़ में होती है, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। चलिए खैर एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, फ्लो पे करवा देते हैं ये लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हाँ, घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, तो इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। क्यों होती है पैरेलल, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, और जो भी अप्लायंस हमारा वर्क, अगर मान लेते हैं हमने एक अप्लायंस को बंद किया तो दूसरा अप्लायंस अभी भी अपना वर्क करता रहेगा। सीरीज में ऐसा नहीं होगा, एक को बंद करेंगे सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के हमसे पूछ सकता है। अब कितना ही घुमाएगा फिर आएगा, है ना, वो भी थक जाएगा ना। अब जैसे डबल स्टेयर केस जो है इस बार इंक्लूड हुआ है सिलेबस में, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर उससे पूछेगा तो कुछ ना कुछ छुटपुट बात पूछ लेगा, तो इसको डबल केस वायरिंग को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही आसान है, आपकी सस्ती सी है एकदम से, है ना। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से हमने तो बोल दिया पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोर्शन रहता है लगभग आपके एग्जाम में 6 से 7 8 मार्क्स का रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सबसे बड़ी बात क्या है, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, इसको रफ कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेसिकली जो है पोलैरिटी पूछता है, क्या पूछता है, पोलैरिटी, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे इंड्यूस करंट के बारे में, है ना, लेंज लॉ जैसे हो गया, इंड्यूस्ड करंट, इसमें जो है आप ट्रांसफार्मर भी डाल दीजिए, ट्रांसफार्मर में आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, इससे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। और फिर क्या पूछा, लेंज लॉ जैसे हो गया, है ना, लेंज लॉ हो गया, पोलैरिटी नॉर्थ पोल साउथ पोल को डिसाइड करने वाला, मतलब लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से कमांड बनाइएगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने के लिए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अगर आपको लगता है तो एसी और डीसी मोटर पढ़ लीजिएगा, एसी डीसी है, होगा। अल्टरनेटिंग करंट जैसे पूछा जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम बनाते हैं तो कौन सा करंट इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप बता दीजिएगा कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट नहीं इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करते हैं। तो रीज़न भी बता देते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका इस तरीके से होता है,
इस तरीके से चलता है। तो इस वजह से ये +50 हर्ट्ज़ है और ये -50 हर्ट्ज़ है। तो लगातार इसमें क्या होता है, हर एक सेकंड में 50 बार, ठीक है, 100 बार पोलैरिटी हमारी क्या होती है, चेंज होती है एक सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। एक सेकंड के अंदर अंदर 100 बार हमारी पोलैरिटी चेंज होती है, इससे कि हमारा मैग्नेट किसी काम का नहीं रह जाएगा, काम का ना काज का, दुश्मन इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर, ये हो गई तमाम सारी बातें, हमने तो पूरा आपका कच्चा चिट्टा ही खोल दिया। चलो खैर, अब हम क्या बात करने वाले हैं, बहुत बातें कर ली हमने। हाँ, अब जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं, आप साउंड है आपकी यूनिट, उस पर बात करेंगे। एक सेकंड रुकिए। अच्छा हाँ, साउंड की अगर हम बात करें आपसे, तो साउंड में जैसे वाइब्रेशंस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन आपके होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स वाइब्रेशन। और इसमें एक कंडीशन होती है, फोर्स वाइब्रेशन के द्वारा जो है प्रोड्यूस करी जाती है। जब हम फोर्स वाइब्रेशन कराते हैं उस समय अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की या कोई भी चीज़ है उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, इजीली है कि जब रेजिस्टेंस होता है एयर के रूप में, तो वो क्या होता है, हमारी जो है ना एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या होता है, समय के साथ साथ ये बुजुर्ग हो जाता है, ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है एक समय यहाँ पे आके, ठीक है। इस तरीके से होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। अच्छा, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है। क्लियर हुआ? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देते हैं। और नेचुरल वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जहाँ पर एक बार जो है वो वाइब्रेट करना चीज़ें शुरू हुई, तो वहाँ पर कोई भी बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता उसको रेजिस्ट करने के लिए, है ना। तो इस वजह से वो लगातार वो चीज़ क्या होती है, वाइब्रेट करती रहती है जीवन भर, ठीक है। चलो खैर, और उसका एम्पलीट्यूड पर भी कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये इन 3 बातों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा इस पोर्शन को, क्योंकि ये 3 बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक सेकंड आपको विश्राम करना पड़ेगा, कुछ 1-2 टॉपिक हम जो है देख ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिना देखे नहीं बताएंगे। अब जैसे आपसे पता है, आपसे रेजोनेंस का कंडीशन पर बेस्ड जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ये रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको ये बात साफ साफ दिख जाएगी, नहीं दिखेगी तो हम दिखाएंगे, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, ये देखिए ज़रा, है ना, ये देखिए डायग्राम बना है खूबसूरत सा, है ना, इतना वो तो नहीं है लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको किस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि, अच्छा हाँ, ये तो हो गई ये सब बातें रेजोनेंस। अच्छा, ईयर कॉलम पर फ्रिक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है पिच पर, तो अब आते हैं ज़रा, फिर हम बात करते हैं पिच की, है ना। चलिए, ये देखिए एक ऐसा ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, ये देखिए अगर फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी तो ये रेजोनेंस कर जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने 2022 में पूछा था। साल दिखा देंगे आपको, ये देखिए, दिख रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही होगी तो हम कोशिश करेंगे दिखाने की। ये देखिए डैम्प्ड वाइब्रेशन का फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो इट मीन्स क्वेश्चन जो पूछते हैं बहुत ही अदब के साथ पूछते हैं, और आप लोग भी अदब के साथ जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा तो ये फ्लाई ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अरे हम आपको PDF दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा सारी बातें, है ना। अच्छा हाँ, अब आते हैं दूसरे पोर्शन पर। तो जैसे अब जैसे अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ साउंड की, तो यहाँ पर एक आपकी जो है फ्रिक्वेंसी और फिर एम्पलीट्यूड, और फिर अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड करें, लाउडनेस हो गया और जो है पिच हो गया, है ना, और एक हो गया क्वालिटी ऑफ साउंड, ये 3 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर। ये दोनों ही सेम होती हैं बातें, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे अब मान लेते हैं हम हैं आप हैं, है ना, हम आपसे बहुत दूर हैं, तो हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप, हमारी इंटेंसिटी तो वही है, ठीक है, बट आप दूर हैं हमसे, इस वजह से आपकी जो आप जो सुन रहे होंगे लाउडनेस आपको कम सुनाई पड़ेगी। ये एक फ़र्क होता है बेसिक सा। तो हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस होकर के ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वैसे हमसे पूछ करके नहीं बना रहा है एग्जामिनर पेपर, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। देखिए हमने बातों ही बातों में कितनी सारी बातें कर डाली। फिर हम क्या बात कर रहे थे, जैसे पिच है, तो पिच 2 पर्सन्स की कब डिफरेंट होगी, तो किसी की जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसी की फ्रिक्वेंसी कम होगी, तब पिच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। बात समझ आई? ठीक है।
समझ रहे हो ना? जैसे फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होती है तो पिच भी हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज पिच जो है डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना? और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बताओ हमारे जो मेंस होते हैं और वुमेन्स की आवाज़ में एक क्या जो है किस वजह से होता है, तो वो थ्रोट होता है। यहाँ पर क्या होता है, साउंड बॉक्स में एयर कॉलम की वजह से होता है, ठीक है। एयर कॉलम हम लोग के जब एयर कॉलम कम होता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, सॉरी, है ना? तो लेंथ होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो एयर कॉलम की लेंथ जो है इंक्रीज होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। मान लेते पानी यहाँ तक भरा है तो अब जो है एयर कॉलम की लेंथ यहाँ पर कितनी है, इतनी ही है, तो इट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपने कई बार महसूस किया होगा जब आपकी पानी की बाल्टी जब भर रही होती है और जब भर ही गई होती है तो आप देखते हैं वहाँ पर कि वो शोर करने लगती है। शोर करती है कि बोर करती है? बोर कर रही कि शोर कर रही? बोर तो वैसे हम कर रहे हैं शायद आप लोग को, लेकिन बोर मत होइएगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना? ये सुना सुना लग रहा है कहीं पे, कहाँ पे सुना है भाई? चलो खैर, वैसे अब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, अब जैसे इको पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था 2021 के सेमेस्टर 1 में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगी, देख लीजिएगा ज़रूर, है ना? इसमें है, इस वाली किताब में है, इस वाली किताब में, ये किताब हम आपको दे देंगे। अरे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है? आप लोग देख लीजिए, आप लोग के मतलब की है, इस वजह से बोल रहे हैं बार बार, इसी किताब से देखिए, है ना? और बाकी एक अपनी सलीना भैया यूज़ करिएगा, है ना? कंसाइज की ये वाली सलीना, इसको ज़रूर कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ इन द सेंस कि थोड़ा सा इससे दूर मत होइएगा किताब से, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना? और क्या हम बात कर रहे थे? अच्छा, जैसे कि क्वालिटी और टिम्बर किस पर डिपेंड करता है, तो सिंपल सी बात है कि जब लाउडनेस और पिच, है ना, लाउडनेस और फ्रिक्वेंसी दोनों ही सेम हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड भी सेम है भाई और फ्रिक्वेंसी भी सेम है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दो पर्सन में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग डिसाइड करेंगे किस पर, वेव फॉर्म के बेस पर डिसाइड करेंगे, ठीक है? मान लेते हैं हमने बोला हमारी वेव फॉर्म ये है और वही सोनू ने बोला, सोनू कौन है भाई? सोनू ने बोला सोनू का वेव फॉर्म ये है, ठीक है? तो भाई दोनों का वेव फॉर्म में डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अच्छा, एक होता है नॉइस और एक होता है मेलोडियस, है ना? अब जैसे नॉइस में क्या होता है, जब हमारी वेव फॉर्म बनती है तो वो कुछ इस तरीके से बनती है, ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे, मतलब बहुत झटके दे करके बनती है ना? ये इस तरीके से कुछ भी, मतलब। लेकिन जो मेलोडियस होती है वहाँ पर क्या होती है, वेव फॉर्म इस तरीके से होती है ना? और इस तरीके से प्यारी सी वेव फॉर्म चली जाती है। खैर, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है ना? बाकी आप लोग सलीना की बुक में जा करके आखिरी पेज नंबर पे इनकी बातें दी गई हैं, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से लिख करके आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे है तो हमने आपको बता दिया। अब बाकी देखिए, साउंड में न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा उलझे मत रहिएगा, पूछा तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा मत उलझिएगा कि साउंड में, कि मतलब हमें साउंड नहीं आता, ये नहीं आता। कुछ लोग पता क्या होता है, आखिरी समय पे आके ना ये सोचते हैं हमको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। अरे भैया, आप 1 साल और भी पढ़ लेंगे तब भी आप ऐसे ही बड़बड़ाएंगे कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है? बस हम इतना बोल रहे हैं कि जो ज्ञान होता है कहीं ना कहीं जब हम उसको सुनते रहते, लगातार डेली करते रहते हैं, तो हमारे, अब क्या बोले, आत्मा में, मतलब आत्मा परमात्मा, खैर ये सब नहीं बताएंगे, लेकिन सच में ये बात हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है कि ये चीज़ कैसे घट रही है, तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है। तो चलिए, खैर हमने आपको लेते देते कितनी यूनिट डिस्कस कर ली आपसे। एक तो मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करी, फिर हमने आपसे डिस्कस करी हीट, फिर हमने आपसे डिस्कस करी इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने आपसे डिस्कस करा, क्या डिस्कस किया, ये क्या था, साउंड था। ओके, अब हमारी 2 यूनिट्स बची हैं, एक यूनिट बची है, 6 यूनिट्स हैं टोटल। एक यूनिट बची है आपकी कौन सी, लाइट बची है, और एक यूनिट बची है आपकी कौन सी, पहली वाली यूनिट। तो हम अब डिस्कस करते हैं पहली वाली यूनिट, ठीक है? फिर उसके बाद लाइट डिस्कस करेंगे। पूरा ये वीडियो पूरा देखेंगे, है ना? और इसको वायरल कर देंगे एकदम बुरी तरीके से,
नहीं, अच्छी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से नहीं। तो इसके बाद जो वीडियो होगा वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ नहीं, जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के इर्द गिर्द की बातें डेफिनेटली आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार का क्वेश्चन पेपर ईजी ही आएगा, क्योंकि अब मतलब ईजी ही आएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस बार का क्वेश्चन पेपर ईजी ही आने वाला है और बहुत बड़ी मात्रा में ईजी आने वाला है। 80 में 80 स्कोर किया जा सकता है और किया जा सकता है। चलिए अच्छा, रुकिएगा एक सेकंड। तो देखिए ज़रा, जो हमारी पहली यूनिट है उसमें 3 चैप्टर हैं, एक फोर्थ चैप्टर है और दूसरा हमारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, और तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो पता है कौन सा है? वो है आपका मशीन चैप्टर में अगर हम बात करें बेसिकली, तो मशीन में लेवर हो गया, ठीक है। लेवर में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवर हो गया, क्लास लेवर हो गया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिएगा, है ना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लेवर को छोड़िएगा नहीं, है ना। फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर, केवल FLE ध्यान कर लीजिए, FLE। अगर F मिडिल में है तो मतलब फर्स्ट क्लास लेवर, लोड मिडिल में है तो सेकंड क्लास, और एफर्ट मिडिल में है तो थर्ड क्लास लेवर, ठीक है। अच्छा देखिएगा, जब MA इज ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे MA इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इट मीन्स हमारा क्या हो गया, MA इज लेस देन 1, और एक होता है MA इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका स्पीड मल्टीप्लायर, यहाँ पे होगा फोर्स मल्टीप्लायर, यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये सब बातें हो गई बेसिक सी, इस सब पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ब्लॉक एंड टैकल से रिलेटेड ये बात पूछी ही जानी है आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्लॉक एंड टैकल का क्वेश्चन एक पूछा ही जाना है। ब्लॉक एंड टैकल अच्छे से कर लीजिएगा। ब्लॉक एंड टैकल वैसे तो हमने पूरी एक अच्छे से वीडियो बनाई हुई है मशीन के ऊपर, लेकिन अब खैर इतना लेंदी नहीं जाना है, तो फिर समझ जाइए, ब्लॉक एंड टैकल बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम ब्लॉक एंड टैकल से अगर हटेंगे तो यहाँ पर अब मशीन से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। इतना परेशान मत होइए कि ये भी पूछ लेगा वो भी पूछ लेगा, बहुत कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क पावर एनर्जी की, तो वर्क पावर एनर्जी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी, है ना, से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा, हाफ mv² से रिलेटेड, और एक पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी से mgh से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, इस पर भी बेस्ड पूछता है। तो पावर इज इक्वल टू W/TV होता है, तो यहाँ पर पावर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा आपसे। आप कहोगे आप लोग कितना पूछेगा, ये तो सभी हो गया। नहीं, थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस में जाइए, तब आपको ये बात समझ आएगी कि नहीं, इतना बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम 80 मार्क्स का देने जा रहा है, और 80 मार्क्स के लिए देने जा रहे हैं, 80 मार्क्स लाने आप लोग को, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी जैसे आपसे पूछ सकता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो उस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। अब हम बात करें अगर पहले चैप्टर फोर्स की, तो फोर्स चैप्टर में जैसे मोस्टली अभी आपका सैम्पल पेपर ही देख लो, तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज क्या साइन होगा, है ना, और मतलब फिर हमसे जैसे पूछ लेता है कई बार कि बताओ ये किधर टिल्ट करेगा, ये यहाँ पे 0 पे है, और इस तरीके से, तो ये स्केल वाला एक क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कई बार। अच्छा, पता है, एक सर्कल ऐसे दे देता है और बोल देता है कि फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, या मतलब सेंटर है, और अगर यहाँ से अप्लाई हो रहा है तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स दिया गया है अबाउट ओ दिया गया है 6 न्यूटन मीटर, है ना। बताओ हमारी इसकी डायमीटर कितनी होगी इस पूरे की, है ना। ये पूछ ले, मतलब कि क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है किस तरीके से हो सकती है। डायमीटर पूछ सकता है, या फिर बोल देगा कि हम अभी भी फोर्स मान लेते हैं, हाँ 20 न्यूटन था, फोर्स मान लेते हैं अभी भी 20 न्यूटन लग रहा है। अब जब हम यहाँ से मूव कराएंगे, मतलब हमारी जो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी हो गई, तो बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है और आपसे पूछे ही जाने हैं, ये समझ लीजिएगा। तो ये हो गया पूरा एक छोटा सा रिव्यू हो गया ये पूरा पहली यूनिट का। अब हम आते हैं वन ऑफ द लास्ट यूनिट, और सब लोग, हम उम्मीद करेंगे सब लोग होंगे अभी तक, जो लोग नहीं हैं वो लोग गलत किए हैं, खैर। चलिए, अच्छा, लाइट पर आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट यहाँ पर अपने आप में एक पैकेज है अच्छा खासा, ठीक है। लाइट में जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सीधे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या ये सब छोटी छोटी बातें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जैसे कि ग्लास स्लैब से हो रहा है ना, ग्लास स्लैब लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाला, तो ये बात यहाँ से पूछी जा सकती, क्या पूछी ही जाएगी। और जैसे
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रिज्म वाला है भाई बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है, प्रिज्म वाला बहुत अच्छे से करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और एक होता है आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये पोर्शन हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि लाइट हमारी 25 मार्क्स तक की आती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा लाइट को, ठीक है। अच्छा, लाइट में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरीके से फिगर है और यहाँ पे ये लाइट गिराई, ये लाइट सीधी निकल गई, इस तरीके से क्रिटिकल एंगल कुछ 42 या 48 दिया गया है ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल एंगल 42 ही होगा, एग्जाम में जो होगा वही मंजूर होगा आपको, ठीक है। एक बार बच्चे गलती करके आए थे 2021 के सेमेस्टर 1 के एग्जाम में, क्रिटिकल एंगल 43 दे दिया। अब बच्चे जो है 42 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, और कई सारे बच्चों का बड़ी मात्रा में क्वेश्चन गलत हो गया। यही एग्जामिनर चाहता था, ठीक है, ये नहीं चाहता था, वो ये चाहता था कि तुम कितने होशियार हो ये दिखाओ। अच्छा, पता है क्वेश्चन पूछा जाता कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो बताओ कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा कि वो सीधी ही निकल जाए। तो ये सरफेस के साथ 90 होती है, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होता है, 0 होता है, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो लाइट रे सीधी ही निकल जाती है। क्लियर? काफ़ी सारी बातें बता दी हमने, हो सकता है कि आप ना सुन पाए, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। अच्छा, एक रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ पर जो है बात पूछी जा सकती है आपसे, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं इस तरीके से ए म्यू जी वाले न्यूमेरिकल्स की, जब हम एयर से वाटर में जा रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल्स भी है ना, जब हम एयर से वाटर में या ग्लास में जा रहे हैं तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक दो बार से नहीं पूछा गया तो इस बार पूछने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो ये पहला चैप्टर हो गया आपका, ठीक है, इसमें फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर लेंसेज वाले चैप्टर में, तो लेंस में आपसे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला से। किससे? लेंस मेकर फॉर्मूला। डेफिनेटली भैया, डेफिनेटली आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली लेंस मेकर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आईसीएसई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। इमेज फॉर्मेशन में बनाने को मेरे अंदाज से कई बार नहीं पूछा गया है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, बट इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड उस पर जो है एप्लीकेशन मतलब पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए इमेज फॉर्मेशन जितने भी हैं एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी के सभी। क्लियर? और इमेज फॉर्मेशन तो करने ही है प्रैक्टिस, क्योंकि उससे बहुत मतलब एक आइडिया मिल जाता है बहुत ज़्यादा तगड़ा, उसके रीजनेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा इमेज वाले को से, है ना। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद आखिरी चैप्टर है, और आखिरी चैप्टर आपका स्पेक्ट्रम। इसको बिल्कुल कतई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम 7 कलर्स है ना, ये यहाँ पर हो गया, कॉज ऑफ डिस्पर्जन है ना, किस तरीके से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, ये काफ़ी सारी रेज हैं, इनके बारे में एक गहन अध्ययन, एक पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है बुक में, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। और पढ़ने के बाद आप एकदम से फील करिएगा कि ये सब बातें आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, और जो कि पूछी ही जाएंगी। अब जैसे मान लेते हैं जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है, तो किस तरह के धुंध, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे सर्दियों में हो जाता है ना, कई बार दिख नहीं रहा होता है कुछ, ऐसा होता है कई बार स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम चैप्टर है ये, ठीक है। सर्दियों में कई बार हमको कुछ दिख नहीं रहा होता है, और जब कुछ दिख नहीं रहा होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड, ठीक है, देख लीजिएगा भाई, स्पेलिंग मैनेज करिएगा, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब जैसे कि अगर हम बोलें कि हमारा जो गामा रेज होती हैं तो वो किस तरह की होती हैं ना, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। एक्सरे और गामा रे में क्या डिफरेंस होता है, खैर इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन ये है आपका न्यूक्लियर मॉडल, हाँ वही क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक्सरे और गामा रे में क्या डिफरेंस होता है, तो ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा क्या होता है, वैसे बता दें क्या आप लोग को? चलिए, अच्छा बता देते हैं। गामा रेज होती हैं जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर की ओर जाता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है दूर की ओर जाता है, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, और जब न्यूक्लियस के पास आता है तो जो बनती हैं रेज उनको एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अच्छा एक चीज़ और भी है लास्ट में कि हमने आपको इतना सब बताया तो उसको सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि भाई ये ऐसे ही बता दिया। अच्छा कलर बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये स्पेक्ट्रम के ही होते हैं कलर बेस्ड क्वेश्चन, कि भाई किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है। 7 कलर्स निकले है ना, अब 7 कलर्स निकल रहे हैं मान लेते हैं, तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, कौन डिफ्लेक्ट कम करेगा कौन ज़्यादा करेगा। तो मेरी ये कोशिश है कि हम आप लोग के लिए और भी वीडियोज़ लाएँ। ये वीडियो तो हमने ले आए है ना, आप अपलोड कर रहे हैं आप लोग के लिए। इसके बाद हम और भी बैक टू बैक 2-4 वीडियो आपके लिए बनाए हैं, और आप हमको उतना ही जो है कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ कमेंट करें कि और भी अच्छे से हम आपको चीज़ें समझा सकें। इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि आप लोग 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करिए, बट आप लोग को थोड़ा टेम्परामेंट बना करके रखना पड़ेगा और खुद पर एक बिलीव दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आखिरी में बस यही कहेंगे कि बहुत टफ नहीं आने वाला है पेपर, बिल्कुल घबराइए नहीं, है ना। और अपना जो है जो भी ओपिनियन है जो भी है, मतलब नहीं समय मिले तो मत दीजिएगा ओपिनियन, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वैल्यूएबल हो तो ज़रूर दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही कहेंगे, एग्ज़ाम अच्छा करके आइए और फिर क्या हमको बताइए।